जेके न्यूज़ टुडे की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री दिलबाग सिंह जी, जो पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। इनका टेन्योर चुनौतियों से भरा रहा है, परंतु हर चुनौती पर ये जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ अग्रसर हैं। सर, इस जीत का, इस कामयाबी का क्या मोटिवेशन रहा? कामयाबी का देखिए, बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टीम वर्क जो है उसकी वजह से कामयाबी मिलती है। हम लोग बहुत बड़ी चुनौतियाँ जो हैं उनको पार कर पाए, क्योंकि जहाँ पर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है पुलिस का, फोर्सेस का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी लोग मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब काम आप कोई कर रहे हैं इन चुनौतियों के दौर के अंदर, आपके अंदर एक नेशनल स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है। एक स्पिरिट जो सबको एक साथ मिला करके आगे बढ़ने की है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने जितनी भी बड़ी चुनौतियां जहां पर आई हैं, उनको देखते हुए कि जो चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में करनी लाजमी है, किसी भी कॉस्ट पे करनी लाजमी है, उनको किया जाएगा। हमने उसी अज़म के साथ शुरू किया था और अभी तक उसमें बहुत कामयाबी मिली है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी कामयाबी मिलेगी। सर, अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानेंगे? सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि जो हालात आज से 2 साल पहले नौजवान जिस तरीके से वायलेंस में बिलीव करता था, उसमें बदलाव जो दिखने लगा है, मुझे लगता है सबसे बड़ी कामयाबी वो है। आज अगर आप देखें तो कोई ज़िला ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई सपोर्टिंग इवेंट नहीं चल रही है, जिसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं चल रही है। और जितनी बड़ी तादाद में यूथ हमारे साथ जुड़ा है, यूथ हमारे साथ मिलके काम कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर आप आंकड़ों पर भी नज़र मारें तो जो पत्थरबाजी की घटनाएँ और जो लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट 2 साल पहले होते थे, इस 2 साल के अंदर लोवेस्ट लेवल के ऊपर इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं, 2019 के मुकाबले में 20 तो और भी ज़्यादा पीसफुल हमारे लिए रहा है। और नौजवान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नौजवान के साथ साथ जो लोगों का हमारे साथ तालमेल जो है पुलिस के साथ, फोर्सेस के साथ पहले से बड़ा है, वो भी काबिल तारीफ़ बात है। ये इस तरह का माहौल पहले नहीं देखने को मिलता था। आज किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी के लिए लोगों को अगर दावत देते हैं तो लोग उसको हंस के कबूल करते हैं। इवन कोविड जितनी बड़ी चुनौती जो सामने आई, हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पुलिस और सिविल एडम गई, ख़ासतौर पे पुलिस को जिस तरह का ताउन लोगों ने दिया, मस्जिद कमेटी के साथ, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ, जो सोशल लीडर्स हैं उनके साथ मिल कर के हमने काम किया। किसी भी जगह पे किसी ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, बल्कि हमारे साथ कोऑपरेट किया। उसी का नतीजा है कि आज अगर कोविड के फ्रंट के ऊपर भी बेहतर नतीजे हम देख रहे हैं। लोगों की कोऑपरेशन का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर है। सर, आपने मेंशन किया यूथ कंटैक्ट प्रोग्राम, ये कैसे संभव हुआ? एक ये, क्योंकि एक बड़ी चुनौती बन चुका था पिछले दिनों में। यूथ कांटेक्ट प्रोग्राम हमारे लिए माने नया तो नहीं है, मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग पब्लिक आउटरीच के प्रोग्राम अलग अलग माध्यम से चलाते रहे। मगर बीच में ऐसा माहौल आया कि आपसी थोड़ा सा जो तालमेल है पब्लिक के साथ, उसमें कुछ उतना जो एक किस्म का नेचुरल एक रहता है रिश्ता, उसमें काफ़ी थोड़ा सा खलश आई। 16 के बाद काफ़ी ख़राबी रही। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, धीरे धीरे हमने फिर से इसको पटरी पे लाने की कोशिश करी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत सहयोग रहता है। हम लोग जो सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें जो फाइनेंशियल मदद होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। हम लोग जो प्रोग्राम और लिखते हैं ग्राउंड के लेवल के ऊपर, हम लोकल टैलेंट को देखते हैं। जैसे इस वक्त आज अगर आप देखेंगे तो बांडीपुर में 4 तरह की इवेंट चल रही हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एंड क्रिकेट चल रहा है। 218 टीमें 1 महीना पहले हमने शुरू किया था, आज उसको कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से हंदवाड़ा में हमने देखा क्रिकेट का बड़ा अच्छा रुझान है, तो वहाँ कोई
64 टीम्स ने हिस्सा लिया। बडगाम में अभी 32 टीमों ने हिस्सा लिया। गांदरबल में अभी प्रोग्राम चल रहा है। रियासी, किश्तवाड़, डोडा में प्रोग्राम अभी उधर चल रहे हैं। रामबन में कल प्रोग्राम शुरू हुआ। अवंतीपुरा, अनंतनाग में अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें साउथ कश्मीर के सारे ज़िले शामिल होंगे। जिस तरीके से यूथ हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दहशतगर्दी की वजह से हमने सफ़र किया है, हमारे समाज ने सफ़र किया है, यूथ ने सफ़र किया है, वो एक बदलाव की तरफ जो है आगे उमड़ रहे हैं। कल अगर आप देखें तो कल के हमारे ऑपरेशन में जो सरेंडर का हम लोगों ने देखा, कोशिश करी, ये चौथा सरेंडर है पिछले थोड़े से दिनों में। हम लोग हर सूरत में कोशिश करते हैं कि नौजवान अगर कहीं बहक भी रहा है उसको भी अपनी फोल्ड में वापस लाना है। नौजवान जो इस वक्त चाहता है कि कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करने को उस माहौल के अंदर मिले, उसको एंगेज करना है। मुझे लगता है सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीमें और अभी इस वक्त सामने आने वाली हैं, जहां पर एलजी साहब उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी जा रही हैं। यूथ एंगेजमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चलाने की प्रक्रिया जो पहले ही शुरू हो रखी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम यूथ को और ज़्यादा अच्छे से एंगेज कर पाएंगे, लोगों को और ज़्यादा अच्छे से अपने साथ एंगेज कर पाएंगे। सर, जहां हम बात कर रहे हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी, इस वक्त आप इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या देखते हैं? व्हाट आर एक्सटर्नल थ्रेट तो सबसे बड़ी पाकिस्तान है, जो टेररिज्म का सरचश्मा है। सारा टेररिज्म वहाँ से फ़्लो करता है, ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि जो बाकी जगह हैं वहाँ पर भी टेररिज्म को फीड करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी इस वक्त जो लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जहां से ट्रेनिंग दे करके दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर की तरफ भेजा जा रहा है। इस साल भी इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें हुई और बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन की भी गई, मगर पहले के मुकाबले में इन्फिल्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा काबू डालने में हम लोग कामयाब रहे। इसके साथ जो वेपन्स की तस्करी है, हथियारों की स्मगलिंग जो है, AK-47 पिस्टल जितने, ग्रेनेड, एक्सप्लोजिव मटेरियल जितना आ रहा हो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। बहुत सारी कंसाइनमेंट्स उनकी हम लोग इंटरसेप्ट कर पाए हैं। बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को इस फील्ड में मिली है। ड्रोन का इस्तेमाल करना अभी उन्होंने शुरू किया, जब बॉर्डर से वेपन निकालना मुश्किल हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ड्रोन की इंटरसेप्शन भी काफ़ी हद तक कामयाबी से बहुत सारे केसेस में हम कर चुके हैं। टेररिज्म को चलाने के लिए नारकोटिक्स की तस्करी का जो काम है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। अभी बहुत बड़ी कंसाइनमेंट 64 kg हीरोइन जो हमने अर्निया के सेक्टर में BSF के ज़रिए से पकड़ी थी, वो केस भी पूरा क्रैक किया है। उसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नेक्सस जो है नारकोटिक्स की तस्करी का, और उसके पैसे को फिर सर्कुलेट करके वापस लाना कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को चलाने के लिए, उस तरह के नेक्सस जो हैं बहुत सारे उसमें से जो है वो रिवील हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक्सटर्नल थ्रेट जो इस वक्त जहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी को है वो पाकिस्तान से है। इसके साथ कभी जो चाइना की शरारत है वो भी आप लोगों के सामने है, मगर उस पर हमारी फोर्सेस बॉर्डर्स के ऊपर अच्छे से डट के पहरा दे रही हैं, अपना काम कर रही हैं। और इंटरनल थ्रेट्स में जो पाकिस्तान अभी तक अपने बहुत ज़्यादा जहाँ पर सेल पैदा कर सका है पिछले 30 साल की मिलिटेंसी के अंदर, जो सपोर्ट सिस्टम जो उसने तैयार कर लिए हैं, उसका बहुत बड़ा थ्रेट है जो मिलिटेंसी को और लैंड ऑर्डर को, जहाँ पर ना सिर्फ इंस्टिगेट करता बल्कि कंट्रोल करता है। मगर उस चैलेंज को हमने बहुत बड़े हद तक न्यूट्रलाइज़ किया है। उसमें जो हुर्रियत का रोल रहता था, जो जुमात का रोल रहता था, जो इंस्टिगेटर्स इसके रहते थे टेररिज्म के, लैंड ऑर्डर के, उनको बहुत हद तक हम लोग काबू में ला सके हैं। बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिनके खिलाफ केसेस लगे और जो अभी प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी एक्टिविटीज़ जो एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हम अभी कर रहे हैं, उसके चलते बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर नज़र आना शुरू हुआ है, मगर बहुत सारा काम अभी करना बाकी होगा। सोशल मीडिया का जैसे मिसयूज़ पाकिस्तान करता है, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी थ्रेट है। जो जहाँ का यूथ है उसका माइंडसेट जो है उसको इम्पैक्ट करने के लिए, उसको एंटी नेशनल फोर्सेस के बीच में शामिल करने के लिए जो पाकिस्तान जिस तरीके से मीडिया का मुझे लगता है इस्तेमाल करता है, दुनिया में शायद कोई और ताकत इतना गंदा इस्तेमाल जो है वो सोशल मीडिया का नहीं करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को और दूसरे नेशन के इंटरेस्ट को डैमेज करने के लिए, वहाँ के यूथ को नुकसान पहुँचाने के लिए, वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए। इस फ्रंट के ऊपर भी हमने काम शुरू किया है, काफ़ी कामयाबी मिली है, अभी और काम इस पर भी करना बाकी है। सर, ये जब आपने इसकी सोशल मीडिया की और साइबर की बात की, तो क्या कोई ऐसा आशंका है कि मिलिटेंट साइबर वॉरफेयर लॉन्च कर सकते हैं?
देखिए, बड़ी इस तरह के साइबर अटैक्स बहुत सारी जगहों पर वर्ल्ड ओवर बड़े कॉमन हैं। हम लोगों को भी साइबर सिक्योरिटी के जो अलग अलग मापदंड हैं उनके मुताबिक अपना काम करना होगा। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, मगर टेररिस्ट इस तरह का साइबर अटैक कर सकता है वो नज़र नहीं आता है। मगर बैरूनी ताकतें जो इस तरह की नकलो हरकत करती हैं, वो जब डेफिनेटली वो थ्रेट पोज करती हैं, उसके चलते हमें अपने जो साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको दुरुस्त रखना और उनको चुस्त रखना बहुत ज़रूरी होगा। सर, अगर हम पीछे जाए मिलिटेंसी में तो पुलिस का रोल फ्रंट लाइन में नहीं हुआ करता था, आर्मी ही ज़्यादा लेती थी। लेकिन अब जो है पुलिस वो हेड ऑन ले रही है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में रोल। इसका ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, पुलिस में जहाँ के लोगों के लिए अमन व अमान लाने की, लोगों की जान व माल की हिफाजत करने की जो जिम्मेवारी है उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। वो पुलिस की ही जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को पहचानते हुए उसको निभाना पुलिस का फ़र्ज बनता है। अलबत्ता ऐसे हालात भी बीच में रहे जहाँ पुलिस के अपने रिसोर्सेज, जहाँ अपनी तैयारी काफ़ी नहीं थी कि हम लोग खुद इस फाइट को आगे बढ़ा सकें। मगर अब पहले के मुकाबले में हमारी ट्रेनिंग, हमारी इक्विपमेंट, हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ में बहुत बड़ी मजबूती जो है वो लाई गई है। हमने हर फ्रंट के ऊपर अपने आप को अपग्रेड किया है और बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है, जितना बड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस उसको जनरेट कर सकती है, किसी और की कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, हर किसी को जानते हैं कौन किस तरह की हरकतों में शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये जो नया जोश, नया वल्वला फ़ोर्स के अंदर, नई इक्विपमेंट, नई तैयारी फ़ोर्स के अंदर आई है, वो ज़रूर हमें और कामयाबी इस फील्ड में देगी। हम पहले से ज़्यादा तैयार हैं, मगर अभी भी हमें और तैयारी इसमें करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में मिलिटेंट टेररिस्ट वगैरह जो ट्रैप होते हैं, उनके लिए आपकी पॉलिसी क्या है, फर्स्ट पॉलिसी? देखें, जो लोग हमारे इसमें ऑपरेशंस के दौरान ट्रैप हो जाते हैं, हम लोग पहले मौका देते हैं, बार बार मौका रादर देते हैं कि वो लोग सरेंडर करें। पहले थोड़ा सा इनको शक शुबा रहता था कि शायद हम जो अपील करते हैं, कहते हैं, वो शायद गलत है, शायद वो भरोसा नहीं कर पाते थे। मगर अभी कोई आधा दर्जन केसेस ऐसे पिछले 1 महीने के अंदर सामने आए हैं, जिसमें हमारी अपील को नौजवान लड़के जो अंदर उस वक़्त ट्रैप हुए होते हैं, वो कबूल करते हैं, अपने हथियार फेंकते हैं और सरेंडर करने के लिए सामने आते हैं। हम लोग उनको मौका दे रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग जो नौजवान गलत रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, हथियार उठा चुके हैं, उसके बावजूद भी हम उनको मोल्ड करने में कामयाब हो रहे हैं, उनको चेंज करने में कामयाब हो रहे हैं। ये एक अच्छा ट्रेंड है और आने वाले टाइम में हम लोग इसको इसी तरीके से जारी रखेंगे शिद्दत के साथ। इसके साथ कोई 2 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं, जो सरेंडर नहीं हैं, बल्कि वो भी ज्वाइन कर चुके थे मिलिटेंसी, मगर हमारी मोटिवेशन, उनके परिवार की मोटिवेशन, हम लोग मिलके उनको वापस ला चुके हैं। वो भी अपने घरों में इस वक्त घर वालों के साथ अपना काम कर रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा को ख़तरा ना हो। मगर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पुलिस और परिवार मिल कर के जो हैं वो कामयाबी से बच्चों को वापस ला रहे हैं और बच्चे वापस लौट रहे हैं। सर, मिलिटेंसी में क्या कोई नए ट्रेंड्स हैं? अगर हैं तो उनको काउंटर कैसे करना है? नए ट्रेंडिंग जो मिलिटेंसी की है वो ये है कि इन्होंने सिविलियन को अपना निशाना जो है पिछले कुछ अरसे में बनाना शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ी चिंता है कि जहाँ पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे तरक्याती कामों में हो रही है, जहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, PRIs हैं, जो उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है, ये पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही है, उनके पिट्ठू और उनकी एजेंसीज़ को बिल्कुल रास नहीं आ रही हैं। जो लोग इस तरफ बढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। एक तो ये नया ट्रेंड जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड ट्रेंड। दूसरा, जो इन्होंने जर्नलिस्ट जहाँ पर काम करते हैं उनमें भी काफ़ी लोग हैं जो सच्ची बात को सच्ची कहना चाहते हैं, और जो जब सच्ची बात कहते हैं तो पाकिस्तान के हित के ख़िलाफ़ जाती हैं। इस तरह की लिस्टें बना करके शाया करी गई कि भाई ये लोग जो हैं वो
मिलिटेंट और दहशतगर्दी की सपोर्ट में बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान के हक़ में बात नहीं करते हैं, उनको टारगेट बनाया जाएगा। हमारी हमदर्दियाँ भी उन जर्नलिस्ट के साथ हैं और हमारी पूरी सपोर्ट भी उनके साथ है। अगर कोई उस तरह की नकलो हरकत उनके साथ होगी तो हम किसी भी सूरत में किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले भी ऐसे केसेस सामने आए, कोई 1 दर्जन केसेस ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ भी लगाने पड़े, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में खुद मुलव्वस होते हैं, एंटी नेशनल सेंटीमेंट को जहाँ पर उभारना चाहते हैं। हम लोग किसी भी तरह की रियायत उनके साथ नहीं करेंगे और जो जर्नलिस्ट अपना खुल के प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं उनको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। सर, ये जो यूथ मिलिटेंसी की तरफ जा रहे थे, इस वक्त क्या ट्रेंड है? ज़्यादा हैं कि कम हैं या नहीं, उनकी तादाद पहले से कम ही हुई है। लोगों ने बीच में इस बात को थोड़ा सा कोशिश करी थी, 1 महीना के लिए बहुत बड़ी कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से हुई थी कि अल बदर को फिर से ज़िंदा किया जाए, जो एक तरह की मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें मुश्ताक लटरम को जिम्मेवारी दी गई थी, पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है, डाउनटाउन श्रीनगर का रहने वाला है, उसको जिम्मेवारी दी गई थी। तो वो जितने नए लोग ज्वाइन करवा रहे थे अल बदर के अंदर ज्वाइन करवा रहे थे। फिर क्या हुआ कि एचएम की शाख लगभग ख़त्म हो गई, इसके बड़े बड़े कमांडर जो ख़त्म हो गए, रियाज नैकू नहीं रहा, जहां सराई नहीं रहा, नीचे को कमांड टेक ओवर करने वाला नहीं था। तो इसकी कमांड जब कमज़ोर हुई तो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के अंदर रिक्रूटमेंट जहां पर करने की फिर से एक कोशिश की गई। कुछ हद तक उनको कामयाबी मिली, थोड़ी देर के लिए लड़कों ने उस तरफ रुझान किया, मगर जल्दी ही वो ट्रेंड रिवर्स हो गया जब लोग हमारी अपील पे और उनके परिवारों की अपील पे वापस घर पे आना शुरू हो गए। और जो उनकी ज्वाइनिंग का ट्रेंडिंग जो साउथ कश्मीर में देखने को कुछ जगह पे मिली थी वो कम होगी। अब साउथ कश्मीर के मेजॉरिटी ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक्टिव मिलिटेंट की तादाद अभी सिंगल डिजिट में ऑर्गेनाइजेशंस की आ रही है, जो पहले कभी नहीं था। तराल में एचएम का बिल्कुल सफाया हो चुका है, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी बड़ी चोट पड़ी है। लीडरशिप इनकी इस साल के अंदर ही 50 के करीब टॉप लीडरशिप सारी इनकी लिमिनेट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों को जो मोटिवेट करने का, वर्गलाने का काम, ज्वाइन करवाने का काम जो ज़्यादा लीडर लोग करते थे, उन्हीं का खात्मा हो रहा है। उससे भी असर पड़ रहा है कि नौजवान बच्चे जिनको मिसलीड किया जा रहा था उसमें कमी आई है। सर, ये जो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, इनमें कुछ नए चैलेंजेस होंगे? सर्दियों में पिछले साल भी हम लोगों ने अपने ऑपरेशन जारी रखे थे, इस सर्दी में भी ऑपरेशन जारी रखेंगे। सबसे बड़ी चैलेंज तो ये होती है कि ठंडी में बर्फ़ में ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, मगर मुझे फ़ख्र इस बात का कि हमारे पुलिस के, आर्मी के, सीआरपी के सब जवान बड़े अच्छे से मोटिवेटेड रहते हैं, ठंड की परवाह ना करते हुए भी ऑपरेशन जारी रखते हैं। दूसरा, इन दिनों में जो हमारे ऑपरेशंस में कामयाबी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना हमें तकलीफ़ है ऑपरेशन करने में, उतना उनको भी दौड़ने में, भागने में, अपने एरिया को छोड़ के नई नई हाइडआउट्स पे जाने में दिक्कत होती है। जंगलों के हाइडआउट जो रहते हैं वो काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं, मजबूरी में नीचे आना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदे की होती हैं। सर, अभी इस वक्त एक्टिव नंबर ऑफ़ मिलिटेंट्स क्या हैं और कौन कौन सी तंजीमें जो हैं वो ज़्यादा ख़तरा हैं? पहले के मुकाबले में इनकी तादाद बहुत कम हुई है। 2018 में 300-350 के बीच में तादाद इनकी चल रही थी, अभी 200 के अंदर आ गई है। और जो अभी तंजीमें एक्टिव हैं, पाकिस्तान की अपनी 2 तंजीमें जहां पर काम कर रही हैं, लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद, उनकी तादाद काफ़ी है, अभी भी उनके ऊपर काम किया जा रहा है। फॉरेन टेररिस्ट जिसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, सारे के सारे इन 2 तंजीमों के अंदर काम करते हैं, उनकी तादाद भी अभी कोई 70 के आसपास इस वक्त है। उनको भी अलग अलग ऑपरेशंस में टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें ख़ास तौर पे हिजबुल मुजाहिदीन की ही जितनी तादाद छोटी मोटी है, छोटे मोटे नाम इधर उधर के रखते रहते हैं जो बेमाने हैं, मगर बुनियादी तौर पे ये 3 तंजीमें इस वक्त हैं और छुटपुट कोई एलिमेंट जो हैं वो अल बदर में ज्वाइन करवाए जा रहे हैं। सर, पार से कितने लॉन्चिंग पैड्स हैं और कितने हो सकता है इन्फिल्ट्रेट करें? देखिए, अभी जो रफ़ एस्टीमेट्स रहते हैं हमेशा उनका 200 और 300 के बीच में एक अंकड़ा जो है वो जनरल रहता है। जो नकलो हरकत के मुताबिक पार से खबर जो रहती है, एजेंसी जो खबर रखती हैं, वो लॉन्चिंग पैड के आसपास रहते हैं। लॉन्चिंग पैड इनके कुपवारा बारामूला सेक्टर के अपोजिट कोई 1 दर्जन के करीब जो है वो एक्टिव रहते हैं। और रजौरी पुंछ के और आईबी के सेक्टर में भी 1 दर्जन के करीब इनके लॉन्चिंग पैड एक्टिव रहते हैं। पिछली सर्दी में इन्होंने गुरेज़ का सेक्टर जो आपके बांडीपुर के अपोजिट पड़ता है, उस सेक्टर को सर्दी में भी एक्टिव रखा था। और सबसे पहली कोशिश इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की मार्च 31 को कर दी थी,
अभी बर्फ़ ख़त्म नहीं हुई थी, 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी थी और पहला इनका ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मार्च 31 को आया था और 5 अप्रैल को मारा गया था। 5 आतंकी उसमें मारे गए थे। इस तरह की नकलो हरकत इस बार भी नज़र आ रही है कि कुछ कैंप्स को दोबारा से स्टॉकिंग करी जा रही है, विंटर स्टॉकिंग उन पर रखी जा रही है और मुझे लगता है कि कुछ एक जगहों पे जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको सर्दी में भी एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, मगर हमारी तरफ से पूरी सतर्कता है। हमारे लोग हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और अगर कोई ऐसी हरकत होती तो उसका ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा। सर, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस और कोविड वॉरियर, ये पुलिस ने कैसे निभाया सर? देखिए, पुलिस में एक नेचुरल जज्बा रहता है, प्रो पीपल प्रो पब्लिक, जो इसको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। हम हर सूरत में समझते हैं कि हमारा काम लोगों के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए है। कोविड का दौर जब बहुत तेज़ी से शुरू हुआ था तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त पुलिस लोगों की मदद के लिए सामने आए। कोई ज़िला, कोई थाना, कोई सब डिवीज़न, कोई चौकी ऐसी नहीं बची जिसने लोगों के लिए बढ़ चढ़ के उस वक्त काम नहीं किया। हमने हर ज़िले में अपने जो कंट्रोल रूम है उनको हेल्पलाइन में कन्वर्ट किया। बहुत सारे ज़िलों में बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े और वॉलंटियर्स को हमने मोटर बाइक्स के ज़रिए घर घर पर दवाइयाँ और राशन पहुँचाने का जो है वो फैसिलिटेशन की। अपनी गाड़ियाँ उसके अंदर लगाई, लोगों को जो उस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकते थे घर में पहुंच करके राहत पहुंचाने की कोशिश करी, जिसकी बहुत बड़ी अप्रिसिएशन हुई। उसी का नतीजा है कि पुलिस जो रिलीजियस लीडर्स और सोशल लीडर्स के इतना करीब गई उस दौर के अंदर जितना शायद आज तक हम कभी नहीं थे। उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत बड़ी कोऑपरेशन मिली। मस्जिद में कोई फ्राइडे के प्रेयर नहीं, कोई बैसाखी नहीं हुई, कोई ईद का फंक्शन नहीं हुआ। जैसे जैसे लोगों को अपील करी पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोगों ने उसके साथ सहयोग किया, ताउन किया। उसके अलावा दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी हमारे अहम कामों में आता है। हम लोग बराबर तैयार भी रहते हैं। डे टू डे एक्टिविटी जब हम अपनी कर रहे होते हैं, हम लोग तैयारी में ट्रेनिंग की जो एक्टिविटी है उसको भी जारी रखते हैं। ट्रेनिंग्स भी इस वक्त चल रही हैं, अलग अलग रिफ्रेशर कोर्स चल रहे हैं। इसके साथ प्रमोशन की जो चीज़ें फोर्स को मोटिवेट करती हैं, वेलफेयर के मेजर जो फोर्स को मोटिवेट करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई हफ्ता ऐसा जाता है जिसमें कोई 10, 20, 50 फाइलें इस तरह की नहीं निकलती हैं जिसमें फ़ोर्स के वेलफेयर के मसले हों, हमारे मार्टियर्स के जो फैमिलीज़ हैं उनके वेलफेयर के मेजर्स हों। उनको पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हर तरह की एक्टिविटी जो हमारे लोगों को मोटिवेट रख सकती है, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे उनकी बेहतर अमलमेंट्स हों, टाइमली रिडर्सल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस हो, वो सब चीज़ें हम बराबर करते हैं, तैयारी बराबर रखते हैं और ग्राउंड के ऊपर इन्वॉल्वमेंट हर लेवल के ऊपर, लोअर्स्ट लेवल से लेकर के एसपीओ से लेकर के सीनियर मोस्ट लेवल तक हम लोग सारे के सारे इन्वॉल्व हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और जहां पर अमन अमान को बहाल करने में। इससे अच्छी कामयाबी हम लोगों को मिल रही है। मैं अपने फोर्स के तमाम रैंक्स को मुबारक देना चाहता हूँ। बाकी फोर्सेस जो हमारे साथ काम कर रही हैं पुलिस के अलावा, उनको भी मुबारक देना चाहता हूँ कि उनके हर सतह के ऊपर जो इन्वॉल्वमेंट रही, हमारे साथ मिल कर के जो काम किया है उसके लिए हमें कामयाबी मिली है और मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सर, जेके न्यूज़ टुडे के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब की तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी सबको मुबारक हो और जेके न्यूज़ को कामयाबी मिले, ये हमारी दुआ है। थैंक यू।